जिन उम्मीदों के साथ वाजपेयी जी ने झारखंड बनाने के लिए सोचा, उन उम्मीदों को हमें पूरा करना है। उस महापुरुष की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने का हमें संकल्प करना है। और अटल जी के मन को आनंद तब आएगा जब हम उनके सपनों का झारखंड बना करके उनके चरणों में प्रस्तुत करेंगे, तब जाकर के उनके जीवन का सर्वाधिक आनंद होगा। भाइयों बहनों, इतना सारा होने के बावजूद भी झारखंड की गरीबी बढ़ती ही जा रही है। कारण क्या है? भाइयों बहनों, मैं आपके सामने 3 राज्यों का उदाहरण देना चाहता हूं। इन 3 राज्यों का निर्माण वाजपेयी जी के हाथों से हुआ। मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ बना, बिहार से अलग झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से अलग बद्रीनाथ बना, उत्तराखंड बना। भाइयों बहनों, जरा देश के पंडितों इतना तो सोचो, क्या कारण है कि 3 राज्य जिन्होंने एक साथ जन्म लिया था, जिनकी कठिनाइयां समान थी, क्या कारण है छत्तीसगढ़ विकास की दौड़ में आगे निकल गया, झारखंड और उत्तराखंड पिछड़ गए? कारण क्या है? जब तक इस कारण को गंभीरता से नहीं सोचेंगे, तब तक आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ की जनता ने दीर्घ दृष्टि के साथ इस बात का फैसला किया कि विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना है। विकास ही समस्याओं का समाधान करेगा, विकास ही नौजवान का भविष्य तय करेगा, विकास ही गरीबों का कल्याण करेगा। और छत्तीसगढ़ की जनता ने वहां राजनीतिक स्थिरता पैदा की, बार बार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया, और उसका परिणाम ये आया कि आज छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में विकास के दौर पर नई ऊंचाइयों को पार कर गया। अगर उत्तराखंड में, अगर झारखंड में राजनीतिक स्थिरता होती, इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति का मार्ग अपनाया होता, तो आज झारखंड जैसा समृद्ध प्रदेश, वहां के लोग गरीब न होते, गरीबों से लड़ाई लड़के, गरीबी से मुक्ति प्राप्त करके झारखंड 10 साल के भीतर भीतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की स्थिति को पार कर लेता। लेकिन भाइयों बहनों, वो मौका खो चुके हम। मैं आज झारखंड के भाइयों बहनों कहना आया हूं, व्यक्ति के जीवन में उम्र का 13वीं साल का पड़ाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अपने परिवार में भी
बेटा हो या बेटी, उसका सर्वांगीण विकास 13 से 18 साल की उम्र में होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण उम्र होती है। मां भी घर में चीखती है कभी कभी, अरे पिछले महीने तो कपड़े लाए थे, इतनी देर में तुम्हारे कपड़े छोटे पड़ गए। पहले बच्चा 2 रोटी खाता था, अचानक 6 रोटी 8 रोटी खाना शुरू कर देता है। हुलिया बदल जाता है, कद बदल जाता है, सोच बदलने लगती है, दलील करना शुरू करता है। 13 से 18 की उम्र व्यक्ति के जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भाइयों बहनों, झारखंड ने भी 13 साल की उम्र पूरी की है। अब झारखंड के जीवन में 13 से 18 की उम्र का तबका अत्यंत महत्वपूर्ण तबका आ रहा है। और ऐसे समय झारखंड की भावनाओं को समझ करके उनका लालन पालन करने का सामर्थ्य रखने वाला 13 से 18 की आने वाली महत्वपूर्ण कालखंड में झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दिल्ली की मदद की जरूरत रहेगी, दिल्ली के सहयोग की जरूरत रहेगी। लेकिन आज जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, जिन्होंने 50-50 साल तक आपकी झारखंड की मांग को भी ठुकराया था, जो आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, क्या उनके भरोसे आने वाले 13 से 18 के महत्वपूर्ण वर्ष आपका भला हो सकता है? पूरी ताकत से जवाब दो, भला हो सकता है? दिल्ली में आज जो बैठे हैं उन पे भरोसा कर सकते हैं? इनके भरोसे आपका भाग्य बदल सकता है? इनके भरोसे नौजवानों का भविष्य बन सकता है? कतई नहीं बन सकता है भाइयों। और इसलिए झारखंड में 14 सीटें हैं। 2014 में चुनाव है। 14 में 14 की 14 सीटें राजनाथ सिंह जी के चरणों में हम दे और झारखंड का भाग्य निर्धारित करने की दिशा तय कर ले। मैं झारखंड रांची में इस वक्त बीजेपी की संकल्प यात्रा रैली का सिलसिला जारी है। नरेंद्र मोदी खिताब करते हुए कह रहे थे कि यूपीए हुकूमत ने झारखंड में कोई तरक्की नहीं की है। झारखंड की तरक्की के लिए मरकज में एक मजबूत हुकूमत की जरूरत है। लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे। मिला स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अनंतपुर जिले में कल सुबह पेश आए ट्रेन आतिशज़दगी हादसा मामले की तहकीकात का आगाज हो चुका है। रेलवे के अफसरों ने आज जाय वक्फू के दौरा करके मुतासरा बोगी का मुआयना किया। वहीं दूसरी तरफ हादसे में जल जाने वाले 15 महलूकीन की शिनाख्त कर ली गई है। अनंतपुर जिले के कोताचीरू के करीब पेश आए भयानक ट्रेन आतिशज़दगी के हादसे की तहकीकात का आगाज हो चुका है। तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन आनंद कुमार और दीगर ओहदेदारों ने जाए हादसा का दौरा करके हादसे की शिकार बोगी का मुआयना किया।
उधर दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में हो रहे ट्रेन हादसा को लेकर विशाखापट्टनम के अलावा रियासत के दीगर अजला में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। विशाखापट्टनम में मुत्तहिदा आंध्रा जेएसी के लीडरों ने ट्रेन हादसा पर काबू पाने का मुतालबा करते हुए सड़कों पर आकर एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी हाथों में रेल हादसों की तस्वीर थामे हुए थे। बाद में वजीर रेलवे मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला नजर आतिश किया गया। वहीं दूसरी जानिब रेलवे हुक्काम ने आतिशज़दगी के वाक़े में हलाक 15 महलूकीन की शनाख्त कर ली है। 6 नाशों को अफराद खाना के हवाले किया गया। अहदेदारों ने मरने वालों की ललिता, बसवा राजू, सर्वेमंगल, पद्मिनी, खंडूबा कुलकर्णी, स्वधा, लीला, रामानंद, कृष्णा मूर्ति, अनिल कुमार, राठी चंपालाल, राठी प्रेमलता, भीमैया, सुभाष रेड्डी और जोए नगरी की हैसियत से शनाख्त कर ली है। वाज़ेह रहे कि अनंतपुर जिले में शनिचर की सुबह पेश आए एक ट्रेन आतिशज़दगी हादसे में 28 मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक और 15 मुसाफिर जख्मी हो गए थे। ये वाकया जिले के कोताचीरू रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। बंगलुरु से नांदेड़ जाने वाली एक्सप्रेस के B13 AC टायर कोच में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग भड़क उठी और देखते ही देखते एक और डब्बा भयानक आग की लपेट में आ गया। ईटीवी न्यूज अनंतपुर। हादसे का शिकार होने वाली नांदेड़ बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन आज सुबह 6 बजे अपने आखिरी स्टेशन नांदेड़ पहुंची। ट्रेन में नांदेड़ के कई मुसाफिरीन भी शामिल थे। नांदेड़ से ज्ञान माता इंग्लिश स्कूल के 40 बच्चे अपने साथीज़ा के साथ तफरीह के लिए गए हुए थे। ट्रेन जैसे ही नांदेड़ स्टेशन पहुंची, लोग अपने अपने रिश्तेदारों की खैर खैरियत जानने के लिए मौजूद थे। लोगों ने अपने रिश्तेदारों को सही सलामत देकर इत्मीनान की सांस ली। मुसाफिरीन ने अपने तासुरात जाहिर करते हुए ट्रेन हादसे को एक अलमनाक हादसा करार दिया। हम सो रहे थे तो अचानक पता चला कि आग लगी है। टीटी आकर उठाया हमको तो सब नीचे उतर गए। एसी कोच में आग लगी थी। तभी बहुत खौफनाक मंजर था वो। तो आग की लिफ्टें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी, धुआं। एसी कोच में आग लगी थी, लेकिन वो हमारे कोच तक आ रही थी, S6 तक पूरी धुएं की। ऐसा लग रहा था कि अब ये डब्बा भी ब्लास्ट होने वाला है। ऐसे हाँ, सब आ गए थे उधर, पूरा रेस्क्यू टीम आ गई थी सब। फिर और बात क्रिकेट की। डरबन में हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने सबकत हासिल कर ली है। मुकाबला जारी है और आज दूसरे टेस्ट का चौथा दिन है। अपने करियर का आखिरी मैच खेल रहे याक कैलिस ने शानदार 108 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया के 334 रनों के जवाब में जनूबी अफ्रीका ने आखिरी खबरें मिलने तक 5 विकेट के नुकसान से 369 रन बना लिए हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम।
आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल के आज के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे यूपीए हुकूमत की। तकरीबन 10 साल पूरे होने वाले हैं यूपीए हुकूमत के। अगले साल आम इंतखाबात होने हैं और इस साल भी कई सारे स्टेट्स में जो है वो असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इन 10 सालों के अंदर मुस्लिम तबके के लिए, खासतौर से मुस्लिम तबके के लिए यूपीए हुकूमत ने क्या किया, और आज इसी पर सवाल जवाब होंगे। बहुत सारे खास मेहमान यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। इनका तारुफ हम करा देते हैं। हमारे साथ हैं इमरान किदवई साहब, आप सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और बहुत सारे ओहदों पर भी आप रह चुके हैं, इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ हैं मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब, आप सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद के, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही मौजूद हैं अली अनवर साहब, आप मेंबर पार्लियामेंट है जनता दल यूनाइटेड के, जो है आप बड़े नेता हैं और आम लोगों की आवाज उठाते रहते हैं। और ऑडियंस यहां पर मौजूद है और ऑडियंस के दरमियान हर बार की तरह 2 मेहमान यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, आप सोशल वर्कर हैं और सहाफी भी रह चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा हैं इनामुर रहमान साहब, आप भी सोशल वर्कर हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और ऑडियंस भी यहां पर बैठी हुई है। सवाल सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं, क्या लगता है हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं, क्या लेखा जोखा है आपके पास? क्या आप मुतमईन हैं कि जो काम भी किए वो पूरे हुए और जो हक बनता था मुस्लिम तबके का वो उसको मिला 10 सालों के अंदर? मुतमईन तो मैं नहीं हूं, इसलिए कि मैं समझता हूं कि जिस दिन हम लोग मुतमईन हो जाएंगे उस दिन हमारे जो और भी मसाइल हैं वो कभी हल नहीं हो सकते। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। जहां तक कि मुस्लिम मसाइल का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। हमारे मसाइल ऐसे हैं, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हमारे रहनुमा हो, हमें सियासत से हट करके अपने मसाइल के बारे में सोचना चाहिए और समझना चाहिए। जहां तक सवाल आपने इसका पूछा कि 10 साल में जो हमने किया उससे हम खुश है कि नहीं है, या उससे हमको कुछ सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक की इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि जो पिछले 30-40 सालों में नहीं हो पाया वो इन पिछले 10 सालों में यहां के माइनॉरिटीज के लिए और खासतौर से मुस्लिम कौम के लिए कांग्रेस यूपीए हुकूमत ने किया है। बहुत कुछ बाकी है जो होना है, जो नहीं हम कर पाए हैं, और बहुत कुछ हमने कर दिया है। मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ा, जो मैं अपने तौर पे समझता हूं कि जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो ये हुआ है कि पिछले 10 सालों में यूपीए ने इस मुल्क के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश कर दी है, एक ऐसे ग्रुप की तस्वीर पेश कर दी है जो पहले आतंकवादी में जैसे कि जहां होता था फौरन मुसलमानों का नाम ले लिया जाता था, फौरन ये कहा जाता था। अभी भी यही हो रहा है साहब, कहीं भी हो रहा है, होता है, कहीं भी ब्लास्ट होता है, सीधे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। वो गलत, वही उसी पे मैं आ रहा हूं, वही बात कर रहा हूं। कम से कम हमने एक चेहरा और दिखाया अनुभव भारत का, या जिसमें प्रज्ञा भारती या जिन लोगों को भी पकड़ा गया, कि कम से कम एक तस्वीर और भी है आतंकवादियों की जो कि हिंदुस्तान में पनप रही है। तो ये एक, मैं समझता हूं कि ये काम बहुत मुश्किल था और जिस तरह से हुआ है इसको मैं चूंकि थोड़ा बहुत जानता हूं कि हुआ है किस तरह से हुआ है, तो मैं इसको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि यूपीए गवर्नमेंट में ये हुआ। दूसरा काम तालीम के सिलसिले में मैं बताऊंगा कि तालीम, हमारी सबसे बड़ी कमी और कमजोरी थी तालीम, जो कि पिछले कई सालों से 30-40 साल से हम उसमें नहीं थे, जिसका नतीजा ये था कि हम कहीं जा नहीं पाते थे। लेकिन सच्चर कमेटी के बनने के बाद और जब ये पता चला कि तालीम में हम बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए, तो खास तौर से प्लानिंग कमीशन में, मिनिस्ट्रियों में, हर जगह क्या कहते हैं, पूरी अलग मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना दी गई कि वो हमारे मसाइल को देखे। और तालीम के मामले में खासतौर से बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, जितना किसी और फील्ड में नहीं दिया गया है। और उसका ये नतीजा है कि पिछले 1 सालों में कम से कम 1 करोड़ मुसलमान बच्चों को, 1 करोड़ माइनॉरिटीज को, जिसमें 93 लाख मुसलमान बच्चों को वजीफे दिए गए हैं, चाहे 10वीं से पहले के हों, 10वीं के बाद हों, स्कॉलरशिप्स हों, वगैरह वगैरह वगैरह। सच्चर कमेटी ने 67 रिकमेंडेशंस दिए थे। रिकमेंडेशंस क्या दिए थे? उनके ऑब्जर्वेशन थे, और उन्होंने कहा था भाई इनके बुनियाद पर जो है कुछ काम होना चाहिए, जिसमें से 63 ऑब्जर्वेशंस पे काम हो गया है और वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं और उसके नताइज भी आ रहे हैं और नताइज बहुत अच्छे आ रहे हैं। 4-5 जो नहीं हो पा रहे हैं उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन है, जैसे कि और बहुत सी चीजें बनाना है जो कि रुकी हुई हैं। तो हम समझते हैं कि ओवरऑल लेखा जोखा अगर देखा जाए तो हम ये सेटिस्फाई तो नहीं है कि हम बहुत कुछ हो गया, लेकिन काफी हद तक की हमने अपने हम मकसद में हम लोग कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि काम हुआ है और करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि इसको सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। अली अनवर साहब, कोई भी काम होता है, तरक्की का काम हो, डेवलपमेंट का काम हो, तालीमी मैदान में कोई काम हो, क्या बिना सियासी रहनुमाई के, बिना सियासी सपोर्ट के मुमकिन है? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि भाई मुतमईन तो ये भी नहीं है,
कांग्रेस के हैं, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने ये बात कही है। लेकिन आपको लगता है कि जितने दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? मायूसी है। तो यूपीए 1 की सरकार ने सच्चर समिति कमेटी का तश्कील की थी। हाँ, हाई पावर कमेटी, 400 पेज की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट का ढिढोरा बहुत पिटा गया और फोटो खिंचवाया लोगों ने, लेकिन आज तक अब इससे पार्लियामेंट से बड़ा कोई फ्लोर तो है नहीं, लोकसभा राज्यसभा। हम लोग कहते रहे कि बहस कीजिए, इतना बड़ा काम आपने किया, इतना बड़ा एक्सरसाइज किया, लेकिन इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। बिल्कुल सही। अगर किदवई साहब कह रहे हैं, ठीक है, हम एग्री करते हैं, कुछ वजीफा लोगों का पहले से बढ़ा है, लेकिन क्या सिर्फ वजीफा बढ़ाने के लिए इतना बड़ा एक्सरसाइज हुआ, इतनी बड़ी कमेटी बनी? असल सवाल है कि सरकारी मुलाजमत में हमारी नुमाइंदगी बढ़ी कि नहीं। असल सवाल जो सच्चर कमेटी ने कहा है कि मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा जो है उसकी हालत हिंदू दलितों से भी ज्यादा खराब है, उसके बारे में कुछ हुआ कि नहीं? इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात करी, इसमें हम जानना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आता, किदवई साहब से इसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आता तो हम लोग पूछते। यूपीए 1 की सरकार ने ही रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया था। रंगनाथ मिश्रा साहब इस दुनिया से विदा भी हो गए बेचारे, और उस कमीशन को 2 साल 7 महीना तक उस कमीशन की रिपोर्ट को इस सरकार ने दबा करके रखा। देखिए, सच्चर कमेटी एक डायग्नोसिस रिपोर्ट है, बता दिया कि ये बीमारियां हैं, ये कुछ है, हो सकता है जी। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन में। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने क्या कहा? रंगनाथ मिश्रा कमीशन इसीलिए बना भी था, वो बना था कि उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो था वो था कि अदर दैन हिंदू कम्युनिटी, मुसलमानों में भी, ईसाइयों में भी अगर शेड्यूल कास्ट के तरह के लोग हैं तो उनको कैसे सहूलत दी जा सकती है, इसकी संवैधानिक व्यवस्था क्या होगी? सलीम साहब, आपको क्या लगता है, पहली नजर में आपको क्या लगता है 10 साल जो हैं, ये 10 साल जो हैं, इनको किस तरीके से, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? सियासी बातें हो चुकी हैं, लेकिन एक सोशल वर्कर होने के नाते, एक सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? ये बात सही है, जैसा कि इमरान साहब ने भी फरमाया कि इत्मीनान इनको भी नहीं है, जाहिर है इनसे ज्यादा बेइत्मीनानी हमको और माशरे को है, और जो मुखालिफ पार्टी के लोग हैं उनको तो शायद बेइत्मीनानी की हद और भी ज्यादा है। तो देखिए, कुछ काम जरूर हुए जिसमें कुछ तो मुसलमानों के लिए खास हुए हैं, कुछ जनरल काम भी ऐसे हुए हैं जिनसे मुसलमान भी फायदा उठा रहे हैं। मसलन आरटीआई जो है एक बहुत अहम चीज थी जिससे सब फायदा उठा सकते हैं, और उसकी वजह से बहुत सी चीजों में फायदा हुआ है। वक्फ बिल अमेंडमेंट जो लाया गया है उससे उम्मीद है कि बहुत देर से आया, आखिरी हिस्से में आया, लेकिन यह है कि चले आया, तो उम्मीद है कि इससे कुछ चीजें आएंगी। फूड सिक्योरिटी बिल सबके लिए है, मगर उसमें मुसलमानों की बड़ी आबादी उससे भी मुस्तफीद होगी। नरेगा की स्कीम सबके लिए है, लेकिन मुसलमान भी उससे फायदा उठाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ, जैसा कि हमारे अली अनवर साहब भी फरमा रहे हैं, स्कॉलरशिप वगैरह के मामले में कुछ पेशरफ्त हुई है। तादाद आपने गिनाई है, 1 करोड़ लोगों को स्कॉलरशिप, वो तादाद हम भी गिनाएंगे आगे कि कितने लोगों को मिल पाई है, कितने बच्चों को मिल पाई है और कितनों को नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तादाद ड्रिवन होना चाहिए। हम लोगों ने कई बार कहा, तमाम मुस्लिम एमपीज ने कहा, प्राइम मिनिस्टर को भी कहा कि उसको डिमांड ड्रिवन बनाइए, जिस तरह से जितने और शायद कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के लड़के स्कूल में जो है शायद उसको जो है रख लिया गया है, मान लिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन बाद में होगा। तो ये कुछ चीजें जैसे माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने की शुरुआत हुई है, हालांकि उसमें बहुत सी परेशानियां हैं और उसमें नताइज उस तरह नहीं आ रहे हैं जिस तरह से नताइज आने चाहिए थे।
तो ये कुछ चीजें हैं। 12th प्लान में बजट कुछ बढ़ाया गया है पहले के मुकाबले में, तो ये ऑन डिमांड स्कॉलरशिप में लाई जा रही है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन लेकिन मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, डिमांड ड्रिवन इन प्रिंसिपल लोगों ने माना है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 1 करोड़ तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। देश में जहां 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, जहां नहीं मिल रहा था वहां 1 करोड़ को मिला, तो उसको नहीं हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि हाँ मिला। शुरुआत जब हुई तो जहां हुई तो कहीं तो शुरुआत होगी, क्योंकि ऑन डिमांड स्कॉलरशिप की जो है वो मांग अलग अलग सूबों से उठी है वो, और उसके ऊपर ये अच्छी बात है कि भाई उसको जो है वो प्रिंसिपली एग्री तो कर लिए वो। ऑन डिमांड के अलावा एक और चीज है, हमें इस हुकूमत से बहुत ज्यादा जो उम्मीदें थी उसके मुकाबले में मायूसी बहुत ज्यादा हुई है। और आप देख रहे हैं कि इस हुकूमत के जमाने में फिरका परस्ती का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारी ये हुकूमत उस फिरका परस्त ताकतों को कंट्रोल करने में हर जगह पर नाकाम रही है। पूरे मुल्क में जहां इनकी हुकूमतें हैं स्टेट्स में, वहां भी नाकाम रही है। कम्युनल राइट्स बराबर हो रहे हैं, और होने के बाद उन फिरका परस्तों को न सजाएं मिलती है, न अफसरों को सजाएं मिलती हैं। कम्युनल वायलेंस बिल लाने की बात बराबर कही जाती रही, लेकिन आप देखिए एक के बाद एक चीजें होती रही। गुजरात हो गया, और उसके बाद अब मुजफ्फरनगर तक भी हम पहुंच गए हैं। इसके बावजूद भी हमारी हुकूमत जो है कम्युनल वायलेंस बिल, हालांकि जो ड्राफ्ट अभी मौजूद है उसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं, उसकी बहुत सारी शिकायतें हैं, उसको दूर करने के बाद उसको लाया जाना चाहिए। और उसके बात हो रही है, मैं बिल्कुल यहाँ असल में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो है हम बहुत जल्द लौटेंगे, और आज हम बात कर रहे हैं यूपीए हुकूमत के 10 साल। इन 10 सालों में मुस्लिम तबके को खास तौर से क्या कुछ मिला, उनकी तरक्की के कितने काम हो पाए, इसी पर बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल, और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। यूपीए हुकूमत के तकरीबन 10 साल और अमली इक़दाम, आज इसी पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के भी हैं, दूसरी पार्टियों के भी हैं, और सोशल वर्कर भी हैं। और अब आपके पास आएंगे साहब, क्या लगता है आपको, जैसे हमने बात की, अलग अलग ख्यालात जो है वहां पर आए हमारे सामने, 10 सालों को किस तरीके से, तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया? जहां कुछ होने की बात है, ठीक है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए था और जो उस होने की रफ्तार होनी चाहिए थी और जो पैमाने मुकर्रर होने चाहिए थे, वो कहीं पाए नहीं जाते। अब रह जाती है बात यह कि साहब जहां बिल्कुल नहीं था कुछ तो हुआ है। तो ये इस वक्त पूरे मुल्क का ट्रेंड चल रहा है। पिछले 15 साल में, ये 15-20 साल के अंदर नरसिम्हा राव साहब ने एक फंड शुरू किया था कि साहब हर पार्लियामेंट के मेंबर को एक उन्होंने फंड दिया था कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तरक्याती कामों में, और वहां से वो चीज आज तक बढ़ते बढ़ते चल रही है। उसी में बहुत सारी चीजें इजाफा भी होती चली जा रही हैं। तो उसी में ये सारी चीजें, वजीफे बढ़ जाना बच्चों के, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नहीं, लेकिन बुनियादी चीज है। लेकिन साहब जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कूल तक नहीं जा पाते, मैं वहीं आ रहा हूं, या जो अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं वहीं आ रहा हूं। उसके लिए गवर्नमेंट को कॉलेजेस खोलने चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को वो चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, और वो मुफ्त होनी चाहिए, जैसे बैकवर्ड के लिए, बल्कि कहिए कि दलितों के लिए जिस तरह तो राइट टू एजुकेशन भी आ गया है। राइट टू एजुकेशन, तो उसकी वजह से भी सच्चर कमेटी ने कहा कि साहब मुसलमान जो है तालीम में बहुत पछड़े हुए हैं और दलितों से भी ज्यादा पछड़े हुए हैं। तो
गवर्नमेंट ने क्या किया कि साहब